ऐसे करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया? जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थीं, छुट्टियां काफ़ी थीं और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी? तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाज़ों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाज़ों को सुदूर पूर्व और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रहूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरते वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में हैं। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिकी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, कारोबारी सैन्यों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी बना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा था, अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था, मैंने जेरॉक्स कॉरपोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था और वह था तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफ़ी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जेरॉक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता था। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्फ पीपल का काम काफ़ी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जेरॉक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर गया। जब मैं बिक्री में शीर्ष 5 सेल्फ पीपल में लगातार आने लगा, तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी, तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है, जो कि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं, वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए
और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चले जाए। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाहों के स्तर को देखें तो मैं कहूँगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज़्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, सुरक्षित नौकरी खोजो। ज़्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अक्सर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवाओं को सही सलाह देता हूँ कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे सड़क पर आगे देखें कि उन्हें कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे चूहों की तरह धातु के छोटे पहिए में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे रमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं, पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन कल सुबह भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में बहुत से बेहतरीन संवाद हैं। शायद सबसे यादगार संवाद है, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा सच्ची मानता हूँ। यह उस दृश्य में आई थी जहाँ टॉम क्रूज कंपनी छोड़कर जा रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा कथन था। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे सच्चे डैडी हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वे दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? उस छोटे चूहे की तरह मेहनत करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है, उनका भविष्य कैसा होगा। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, ये सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वे हमेशा अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इसके बाद कॉर्पेल पुरानी परिभाषित लाख सेवानिवृत्ति योजनाएं और नई 401 की योजनाओं के बीच का फर्क बताते हैं। नई योजनाओं में ज़्यादा जोखिम है। जो आज काम कर रहे हैं, अधिकतर लोगों के लिए सुखद खबर नहीं है। और यह तो हुई सिर्फ रिटायरमेंट की बात। जब इससे चिकित्सा और दीर्घकालीन नर्सिंग होम के इलाज का खर्च जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों को इस तरह के मुश्किल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, कौन जिएगा और कौन मरेगा। यह निर्णय विशुद्ध रूप से इस आधार पर लिया जाता है कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज की उम्र कितनी है। यदि मरीज बूढ़ा है तो अस्पताल वाले प्राय चिकित्सा सुविधा किसी कम उम्र वाले को देंगे। बूढ़ा गरीब मरीज कतार में सबसे पीछे पहुंच जाता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। इसलिए मैं हैरान होता हूँ, क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं।